गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 फरवरी और हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में क्या खासियत रहा है, तो सारे बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे आज। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो आज का न्यूज़पेपर में पहला टॉपिक था यहाँ पे, ये वाला आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा ना, तो यहाँ पर 2-3 एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो बजट है ना, बजट का मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा, किस एरिया पे ज्यादा फोकस किया गया, ये क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देख लीजिए या मेंस का देख लीजिए, वहां पर भी दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किस एरिया पे ज्यादा फोकस किया गया। भारत सरकार का जो बजट होता है ना, सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र से आया है, और भारत जो सरकार है जो अपनी बजट का किस एरिया में सबसे ज्यादा खर्च करती है। ठीक है, तो वो देख लेंगे हम लोग। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक यहाँ पे जो है ना, मध्यम वर्ग जो मिडिल इनकम जो परिवार है ना, उनके लिए एक राहत की बात यह है कि 12 लाख का अगर इनकम होता है उनको, तो यहाँ पर 0 टैक्स देना होगा। समझ रहे ना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो बजट है, वो मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इस बार का जो बजट जो है 2047 तक जो भारत को विकसित बनना है, उसमें किस तरह से योगदान करेगा। बजट की मुख्य बातों कौन कौन से हैं, मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं जो इस क्षेत्र को या इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारत सरकार का इनकम जो है ना, बजट में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा। तो भारत जो है ना, सबसे ज्यादा पैसा जो आता है वो आता है उधारी से, लोन से। ठीक है, या जैसे वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, भारत को ग्रांट दे दिया, तो ये सब जो है ना देनदारी और उधारी से सबसे ज्यादा आता है पैसा। कितना परसेंट आता है? 24% पूरे बजट का। फिर टैक्स, इनकम जो टैक्स है ना, इनकम टैक्स, वहां से 18%, माफ कीजिएगा 22% यहां से पैसा आता है। 2 जगह हो गया। थर्ड याद रखिएगा, 3 याद रखना आपको, एग्जाम यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार जो बजट है सबसे ज्यादा इनकम कहां से होता है भारत सरकार को, तो आपको बता देना उधारी से पहले नंबर पे, सेकंड से इनकम से होता है, इनकम टैक्स से होता है, थर्ड क्या होता है? जीएसटी से। थर्ड नंबर पे आता है जीएसटी, यहां से भारत सरकार को पैसा आता है। ठीक है, हालांकि ऐसे तो बहुत कुछ याद करने को होता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 आप याद रखेंगे, काफी आपको हेल्प हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मेंस में भी पूछता है कि बजट से आप क्या समझते हैं, बजट का निर्धारण कैसे होता है, बजट जो है किस प्रिंसिपल पे बनाया जाता है, भारत सरकार का जो बजट है वो किस प्रकार का नेचर को फॉलो करता है, भारत जो बजट होता है सबसे ज्यादा पैसा किन क्षेत्रों से आता है। तो ये तमाम जो क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछे जाएंगे। तो ठीक है, हर दृष्टि से आप याद रखेंगे। आपको बता दें यहाँ पे एक और जो शब्द है दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, कि सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे करती है सरकार। बजट में आपको खर्च, सबसे ज्यादा जो खर्च है ना, जिसको एक्सपेंस बोलते हैं, वो करती है सबसे ज्यादा कहाँ पे। तो जो राज्यों का जो हिस्सा है, जो स्टेट को मिलता है ना, वहां पे खर्च होता है। जैसे कि जो बजट में राज्यों के बीच में जो टैक्स का बंटवारा है, उस वहां पे जो है लगभग 22% खर्च होता है। सेकेंड की अगर हम लोग बात करें, तो ब्याज जो हम लोग लोन वगैरह लेते हैं ना, ठीक है, अदर सोर्सेज से अपने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, तो उसमें जो ब्याज जो पेमेंट करते हैं ना, सेकंड नंबर पर आता है। हमारा अधिकतर पैसा ब्याज में चला जाता है। हम लोग जो है राज्यों के बीच में जो टैक्स का बंटवारा करते हैं उसमें चला जाता है। थर्ड नंबर की अगर बात करें, खर्च कहाँ पे होता है, जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होता है ना, उस पर खर्च होता है। देखिए 2 स्कीम याद रखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम क्या होता है। देखिए सेंट्रल सेक्टर में सिंपल शब्द याद रखिएगा, जो भी योजना होगा सारा 100% फंडिंग कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार करेगी। स्टेट स्पॉन्सर जो स्कीम होता है ना, जिसको केंद्रीय प्रायोजित बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे जो खर्च होता है वो राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा होता है एक रेशियो में, कि आप 40% आप कर लीजिए, 60% हम कर लेंगे, आप 20% कर लीजिए और हम 80% कर लेंगे। तो वहां पे इस तरह के रेशियो को स्टेट स्पॉन्सर बोला जाता है। क्लियर है। थर्ड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इस जो आर्टिकल में है, 4 इंजन के बारे में बात किया गया है। 4 इंजन कहने का मतलब इन 4 क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें 4 इंजन में, कृषि, बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस बार के बजट में 4 इंजन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इस 4 इंजन शब्द में कौन कौन सा सेक्टर को शामिल किया गया है, आप यहाँ पे टिक करेंगे, या इसमें कौन सा क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो 4 इंजन में कृषि पे फोकस किया जाएगा, उसके बाद एमएसएमई में फोकस किया जाएगा, थर्ड नंबर पे इन्वेस्टमेंट जिसको निवेश बोलते हैं, उस पर फोकस किया जाएगा, और थर्ड क्या है? एक्सपोर्ट पे। तो ये चीज को याद रखिएगा, मेंस में भी आप जो है अपने आंसर राइटिंग में आप इसको फिट करेंगे, बजट से अगर प्रश्न आता है तो। नेक्स्ट मूव करें। देखिए बीपीएससी का भी जो आपको पता ही है, पीटी का एग्जाम हुआ, लगभग 22,000 बच्चे पास किए हैं। तो जो मेंस दे रहे होंगे
उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस बार के बजट में बिहार को क्या कुछ फायदा मिला या बिहार के लिए क्या स्पेशल जो है स्कीम लॉन्च किया गया है, टिप्पणी करें। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो कुछ नहीं, आप एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, उसमें 4 चीजों के बारे में बात कीजिएगा कि IIT जो पटना है ना, उसके विस्तार पे, उसके एक्सपेंशन पे बात किया गया है। दूसरा क्या है, मखाना बोर्ड। आपको पता है ना, पूरे भारत का जो मखाना का प्रोडक्शन होता है सबसे टॉप में आता अपना बिहार आता है। 85% जो मांग होता है जो पूरे भारत का, वो बिहार पूर्ति करता है। ठीक है, तो मखाना बोर्ड की स्थापना किया जा रहा है। IIT पटना है, उसका विस्तार किया जाएगा। थर्ड में आप लिखोगे यहाँ पे कि जो पश्चिमी जो कोसी नहर है, जो कोसी नदी, जो कि बाढ़ के लिए फेमस है, अपने मार्ग बदलने के लिए फेमस है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये लो क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वहां पे पश्चिमी कोसी नहर के विकास के लिए यहाँ पे फंड दिया जाएगा। थर्ड हो गया। एक और था यहाँ पे, और भी हम लोग अंदर देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया कि इस बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा कि बिहार के किन जिलों में सबसे अधिक मखाना का प्रोडक्शन होता है। तो मखाना का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? मधुबनी में होता है, सहरसा में होता है। क्लियर है, याद रखेंगे आप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और सरकार ने संस्कृति क्षेत्र पर बजट 100 करोड़ रुपया बढ़ाया। कुल मिलाकर यहाँ पर यूपी PCS पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। जो संस्कृति मंत्रालय है ना, संस्कृति मंत्रालय को लेकर, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है। ASI को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करते हैं, वहां पर पहला ऑप्शन पता क्या दे देगा? पर्यटन मंत्रालय। लोग उसको टिक मार देते हैं, तो आप लोग बच के रहिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पांडुलिपि है, उसके प्रिजर्व की बात की गई है इस बार बजट पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो प्राचीन जो लिपियां होती है, उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ना राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को लॉन्च किया गया। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति के अंतर्गत हमारी जो लिपियां हैं, उसके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। तो आप इस मिशन के बारे में आप लिखिएगा। आप लिखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय के लिए जो है ना, इस बार बजट में राशि को बढ़ाया गया है। लगभग इतने करोड़ जो है यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय को अलॉट किया गया है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र कर दीजिएगा। ये वही संस्था है जो चीजों को प्रिजर्व करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें रेलवे को लेकर। आपको बताते हैं 2017 में ना, 2017 से पहले क्या होता था, जो रेलवे बजट था, जो केंद्रीय बजट था, दोनों अलग अलग पेश होते थे। लेकिन 2017 में इसको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। ये डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इस बार रेल के डेवलपमेंट के लिए ना 200 वंदे भारत जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 100 अमृत भारत ट्रेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 17,500 जो गैर AC, जिसमें AC लगा हुआ नहीं होता है, उस तरह के जो यहाँ पे कोचों का निर्माण किया जाएगा। ये सब डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। आने वाले एग्जाम में या आप मेंस वगैरह देंगे तो वहाँ पे रेलवे को जो सुरक्षा है, जो घटना घट रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बंदोबस्त किया है, सरकार ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, तो आप वहाँ पे इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बार का जो बजट है ना, रेलवे मंत्रालय को 2.52 लाख करोड़ अलॉट किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि यहाँ पे दोहरीकरण, चौहरीकरण, जो एक पटरी था अब वहां पर दोहरी कर दिया जाएगा। जहाँ पे 2 थे वहां पे 4 कर दिया जाएगा। जो बिजी जो प्लेटफॉर्म है या रेलवे लाइन है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे ताकि जो ट्रेन जो दुर्घटना होता है ना, उसको रोका जा सके। और आपको पता ही है, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत के पास है, और ऐसे में जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भारत सरकार ने ये प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे ये कोटेशन है, चरित्र का विकास आसानी से नहीं किया जा सकता। आपके जो कैरेक्टर है वो आसानी से डेवलप नहीं होता, केवल परीक्षण से और पीड़ा के अनुभव से आप अपने को मजबूत करोगे। तो ये कोटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें। आज संडे है ना, तो इनका आर्टिकल आता है। सरकार का जो काम होते हैं उनके सराहना भी करते हैं, और जहाँ पे कमियां नजर आती है उनके क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, हालांकि ये कांग्रेस के जो है एक बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो यहाँ पे आर्टिकल 44 के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 44 वही है जिसको हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड, ठीक है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं उसको। तो अपने देश में गोवा एकमात्र राज्य है जहां पे कॉमन सिविल कोड लागू किया गया है। लेकिन जो कॉमन सिविल कोड है ना, या यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, वो भारत के द्वारा बनाया नहीं गया था, वो पुर्तगाल के द्वारा बनाया गया था, उसी को वहां पर लागू कर दिया गया था। आइए हम जानते हैं कि कॉमन सिविल कोड होता है क्या। देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग फौजदारी के बात करें, जैसे क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करें, मर्डर होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, तो वहां पे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, सब पर सेम कानून लागू होगा। ठीक,
लेकिन सिविल मामले में क्या हो जाता है, तो सिविल मामले के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो सक्सेसर को लेकर, जिसको उत्तराधिकार बोलते हैं, विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, ये सब जो है ना आपके सिविल मामले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन मैटरों में जितना भी जो धर्म है, मजहब है, सबके अपने अपने पर्सनल कानून, अलग अलग कानून लागू होते हैं। जैसे कि हिंदू लॉ जो है अलग लागू होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग लागू होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रूपता लाना चाहिए। इसी को लेकर ये आर्टिकल पूरा डिस्कस किया गया। आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिविल मैटर से आप क्या समझते हैं और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, तो आप यहाँ पे विवाह वाला आप चीज़ों को याद रखेंगे। आर्टिकल 44 याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट पॉलिसी, और यहाँ पे आर्टिकल 44 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड पे जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये जो है हमारे जो विविधता को यहाँ पे क्या करेगा, चोट करेगा, यहाँ पे जो लोकतंत्र है वहाँ पे इसको कमजोर करेगा। तो इस तरह का क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पे मुझे कुछ खास और नजर नहीं आ रहा है, एग्जाम में आपसे इतने ही कुछ पूछा जाएगा। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे देखिए, आप जो है ना याद रखेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर। आधी आबादी किसका है, महिलाओं का है, तो महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर बात किया जा रहा है। लेकिन हालांकि महिलाओं के लिए जो कानून बने ना, उसका कई लोग जो महिलाएं होती हैं मिसयूज भी करती है, उसको लेकर भी यहाँ पे जागरूकता लाया जा रहा है कि मिसयूज ना करें। क्योंकि देखिए महिलाएं जो है ना बहुत ही सालों से जो यहाँ पे ना उन लोग पीड़ा झेली है। महिलाओं की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनके पास क्वालिटी है, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास क्षमता है, फिर भी इनको पिछड़ा रखा गया है। तो ऐसे में जो है ना सरकार, नागरिक और हमारा और आपका प्रयास होगा कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए, क्योंकि महिलाएं जो है ना नेतृत्व की क्वालिटी होता है उनमें, अगर उनको आप मौका देंगे ना तो बेहतर वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो अभी यहाँ पे जो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, जो महिलाओं के अत्याचार से जो यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं, तो इसको लेकर यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे कानूनों में सुधार करने की जरूरत है। हम लोग बात करेंगे एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर। यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो सरकार ने योजना चलाए रखे हैं उस पर आप टिप्पणी करें, और महिलाओं के सामने क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौती, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस आर्टिकल में मुझे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा आपको बता दें। यहाँ पे देखिए ओपन स्टेटमेंट, आप इसको याद रखिएगा जब भी आप महिला से जुड़ा हुआ प्रश्न लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे यूएन, संयुक्त राष्ट्र का जो एक संस्था है यूएन वुमेन, उनके अनुसार भारत ने लैंगिक समानता, ठीक है, के मोर्चे पर तेजी से प्रगति की। आप इस स्टेटमेंट से शुरू करेंगे तो एग्जामिनर जो है ना बहुत खुश हो जाता है कि हाँ इनके पास जो है ना अनुभव है, इन्होंने अच्छे अच्छे जो संस्थाएं हैं उनका कोटेशन यहाँ पे लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वुमेन के अनुसार भारत में जो लैंगिक जो समानता है ना उस पर अच्छा काम किया है, जो कि सही चीज़ है, ये याद रखिएगा। दूसरे यहाँ पर बात करें यहाँ पे, तो स्त्री और पुरुष के बीच में काफ़ी खाई है, मतलब एक बहुत बड़ा गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए जो है महिलाओं को यहाँ पे एम्पावर करना होगा। और यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात किया गया है। आपको पता है ना, पंचायती राज सिस्टम में जो 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है ना, रिजर्व। जिससे क्या हो रहा है, महिलाओं में जो है ना लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रहा है। अब देखोगे महिलाएं जो है ना बजट मैनेजमेंट, आपके घर में भी मम्मी होगी, ठीक है, आपके घर का बजट मैनेजमेंट कौन करता है, मम्मी लोग ही करती है। उनको पता अनुभव होता है कि कैसे जो है हमारे पास जो रिसोर्स है लिमिटेड है, लेकिन उससे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे लें, ये गुण जो है ना मम्मी लोग में होती है, आपको पता ही होगा। इसलिए तो महिलाओं में जो है ना क्षमता होती है, बस उनको अवसर देने का जरूरत है। तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, यूपीपीसीएस का देख लीजिए कि जो है महिलाओं को सशक्त करने में पंचायती राज सिस्टम जो है ना किस हद तक कारगर साबित हुआ है। आप इस पे जो है टिप्पणी करें आलोचनात्मक, ठीक है। जहां आलोचनात्मक आ गया या क्रिटिसाइज हो गया ना, तो आपको वहां पर नेगेटिव पॉइंट भी वहां पर दिखाना होगा सकारात्मक रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 6 नए स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि जो है ना संकट से आप क्या समझते हैं। कृषि के जो सामने जो संकट है ना, उससे निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रखे हैं। और कृषि जो है ना हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, तो इसका मजबूत होना हमारे लिए कितना जरूरी है। देखिए तो आपको बता दें, भारत जो है ना पॉपुलेशन में नंबर 1 है। ऐसे में खाद्य संकट जो बढ़ सकता है, तो हमें तो एग्रीकल्चर का ही हेल्प लेना होगा ना, एग्रीकल्चर को ही बूस्ट करना होगा, तभी तो हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे अपने पॉपुलेशन के लिए। लगभग 144 करोड़ का आबादी है अपने भारत के पास, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से क्वेश्चन ऐसे मेंस में पूछता है। हम लोग देखेंगे केसीसी, देखिए यहां पर दिख रहा है ना
किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा गया, पीटी में। तो ये जो है ना पहले 3 लाख रुपए मिलता था, अब उसकी राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है, याद रखेंगे ये। और किसानों को सशक्त करने के लिए जो स्कीम सरकार ने लॉन्च किया गया, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप बात कीजिएगा। आप यहाँ पे जो मृदा जो होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसके बारे में बात कीजिएगा। सरकार ने जो है कृषकों के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च किया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में बात कीजिएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में बात कीजिएगा। फिर यहाँ पे कृषि उन्नति योजना के बारे में बात कीजिएगा। फिर ड्रोन दीदी के बारे में बात कीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे पशुपालन डेयरी कार्यक्रम के बारे में बात कीजिएगा। फिर सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण जो स्कीम है उसके बारे में बात कीजिएगा। क्यों बात कीजिएगा? ऐसी फ्लो चार्ट बनाइएगा कि किसानों के लिए कौन कौन से जो है स्कीम लॉन्च है, योजना लॉन्च किया गया है। तो ये जो है ना 4-5 का डिस्कस कर दीजिएगा और 2-2, 3-3 लाइन वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ लॉन्च होने से हमारे किसानों को जो यहाँ पे आय में वृद्धि होगा, इनसे जो किसानों के सामने जो आत्महत्या करने का जो विकल्प होता है उसको यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आपको बता दें बिहार में जो मखाना जो बोर्ड है स्थापना किया जा रहा है, क्योंकि मखाना को लेकर बहुत बड़ा संभावना है बिहार में है। बिहार जो है ना 85% मांगों को पूरा करता है अपने भारत का, और ये इंटरनेशनली यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। ठीक है। बिहार को एक जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो और हम लोग क्या देख पाएंगे, ये देखिए बिहार को दी गई तवज्जो। बिहार में इस बार क्वेश्चन यहाँ से बजट को लेकर क्वेश्चन पूछेगा, जो भी मेंस देने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिहार के लिए कौन कौन सा स्कीम चला रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो आप यहाँ पे मखाना बोर्ड के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पे पश्चिमी कोसी नहर के बारे में बात कीजिएगा यहाँ पे। फिर आईआईटी पटना के बारे में बात कीजिएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट इसके विस्तार पे बात किया जाएगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के बारे में बात कीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन के बारे में बात कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीनफील्ड क्या होता है और ब्राउनफील्ड क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए। यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया। आप अगर नया चीज बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हवाई अड्डे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर नया से बना रहे हैं हवाई अड्डा तो उसको ग्रीनफील्ड बोलेंगे प्रोजेक्ट। लेकिन जो पहले से था एस्टेब्लिश, लेकिन उसका एक्सपेंशन करना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो वो हो जाएगा हमारा ब्राउनफील्ड। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वो ब्राउनफील्ड, जो नया जिसको बना रहे हैं वो ग्रीनफील्ड। ये फैक्ट याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मिथिला पेंटिंग, क्रीमी कलर की साड़ी पहन। अभी जो हमारी जो वित्त मंत्री है ना, जिन्होंने बजट पेश किया, उनका आप साड़ी देखिएगा। वो जो साड़ी जो पहनी है ना, उसमें मधुबनी जो पेंटिंग है ना, उस कला की पहनी हुई है। मतलब जो मधुबनी पेंटिंग से जो लैस है, हमारा जो साड़ी है वो जो हमारी वित्त मंत्री जी ने पहनी है, वो बिहार की जो है ना, क्या नाम है, दुलारी देवी, जो कि मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग की में पारंगत है, उनके द्वारा भेंट किया गया था, उनके द्वारा गिफ्ट किया गया था। और उनसे अनुरोध किया गया था कि जब आप बजट पेश करोगे ना 2025 का, तो आप ये साड़ी पहन के पहनिएगा। ठीक है। और उन्होंने पहना, तो इसी के बारे में ये चीज़ लिखा हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको जिक्र करना है। फिर यहाँ पे बात करेंगे पूर्वोदय योजना। ये 71 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूर्वोदय योजना से आप क्या समझते हैं, इनमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो आपको बता दें यहाँ पे उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है, झारखंड भी, अपना बिहार भी है। तो पूर्वोदय योजना में यहाँ पे प्रौद्योगिकी को लेकर, यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी को लेकर, उद्यमिता प्रबंधन को लेकर यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए थे ब्राउनफील्ड और यहाँ पे ग्रीनफील्ड के बारे में बात कर लिए हम लोग। नेक्स्ट मूव करें। अब बात करेंगे हम लोग आम बजट में मिलेगी कई लाभ। कुल मिलाकर इस बजट में किन किन क्षेत्रों में फोकस किया गया उसके बारे में जिक्र किया गया। आपको पता ना, मिडिल इनकम जो ग्रुप है, हमारा जो मध्यम वर्ग परिवार है, उनको 12 लाख तक का इनकम है तो उनको छूट मिला है। यहाँ पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। साथ ही में आपको बात कर दें, यहाँ पे जो टैक्स नहीं देंगे, अब उनके पास टैक्स का राशि बचेगा तो लोग अपने हिसाब से खर्च करेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में एक परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ेगा, मार्केट में एक्सपेंस होगा, लोगों के पास पैसा आएंगे। ठीक है। यहाँ पर कंपनी भी डेवलप करेगी, कंपनी भी नया नया इन्वेस्टमेंट लेके आएगी। फिर बात करेंगे यहाँ पे राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन क्या होता है, देख लीजिए। अभी जो है सरकार 12 लाख पर कोई इनकम नहीं ले रही है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं ले रही है, तो सरकार के पास रेवेन्यू घट जाएगा ना। अब रेवेन्यू घटेगा तो अपनी रेवेन्यू को पूरा करने के लिए फिर वो क्या करेगी, बजटीय घाटे का सहारा लेगी, नोट छापेगी या बाहर से लोन लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, उसको बैलेंस किया गया इस बार, उसी को बोलते हैं राजकोषीय अनुशासन। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे PLI एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। प्रोडक्शन पे यहाँ पे जो है ना, आपको ये स्कीम है कि आप अगर कोई भी इनोवेशन वगैरह लेके आते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं तो PLI के तहत आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे पूंजीगत व्यय क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो कैपिटल
पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सड़क पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आप पोर्ट बना रहे हो, बंदरगाह बना रहे हो तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, आप ब्रिज बना रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, और प्रोडक्शन के लिए आपको बड़े बड़े मशीनों को इंपोर्ट कर रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत आएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, पहले 74% का एफडीआई होता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, अब इसको 100% कर दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा यूपीएससी एग्जाम इस बार। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो हमारा बजट जो हुआ ना, उसमें जो हमारे पड़ोसी राज्य है, जैसे बांग्लादेश हो गया, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, इन तमाम जो देश है ना उनके लिए भी बजट पेश किया गया है, भारत की तरफ से सहायता दिया जाता है। जैसे कि प्रथम पड़ोसी नीति, याद रखिएगा, ये आपका विदेश नीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट ईस्ट नीति हो गया, पड़ोसी नीति हो गया, ठीक है, पंचतत्व हो गया। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इस बार के बजट में भूटान को 2150 करोड़ का यहाँ पे रायता दिया गया है, 2150 का, नेपाल को 700 करोड़ का, बांग्लादेश को 120 करोड़ का, मालदीव को 600 करोड़ का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रावधान दिया गया, याद रखिएगा। जब विदेश नीति से प्रश्न आएगा ना तो इन तमाम चीजों को, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध के बारे में क्वेश्चन आ गया कि अभी क्या क्या हाल में क्या चुनौती है जो यहाँ पे रिश्ते बिगड़े हैं, तो आप वहां पर बता दीजिएगा, आरक्षण का मुद्दा को लेकर, फिर वहां पर जो तख्ता पलट हुआ उसके मुद्दा को लेकर, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को आप याद रखेंगे, बजट में उनके लिए भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट मूव करेंगे, पीएम स्वनिधि योजना, ये एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए योजनाएं तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किन किन योजनाओं को हम याद रखेंगे, हजारों योजनाएं चल रहे हैं, हजारों को याद रखना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो जो न्यूज में आता है ना, जो बार बार आ रहा है ना, उसको याद रखिए। पीएम स्वनिधि योजना क्या होता है, जो रेहड़ी पटरी पे जो लोग होते हैं ना उनको यहाँ पे लोन दिया जाता है, उनको यहाँ पे वित्तीय सहायता दिया जाता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव कर यहाँ पे, देखिए बजट पेश हुआ तो आपको पता है जो विपक्ष में जो भूमिका जो है, विपक्ष के जो यहाँ पे लोग हैं ना, वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, ओके। तो जब करेंगे तो उन्होंने क्या कहा, देखिए जैसे कि यहाँ पे प्रियंका गांधी जो महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हाँ ये बजट जो है मध्यम वर्ग के लिए थोड़ी राहत है, लेकिन देश के एक बड़ा वर्ग का उपेक्षा किया गया, मतलब उसको दरकिनार कर दिया गया। विपक्ष में है, विपक्ष की बात ऐसा ही रहता है, तो आप लोग को यहाँ पे इग्नोर करना होगा। हालांकि ये चीज़ जो एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आपको बता देते हैं, जो भी अगर आप भी विपक्ष में रहोगे ना तो आपको भी इसी तरह की बात करना होगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अगर बात किया जाए, जयराम रमेश, ये भी महासचिव है कांग्रेस के, इन्होंने भी कहा कि अभी जो है ना बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बिहार को विशेष योजनाएं दिया गया है, वहां की जनता को लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। थर्ड पे अगर बात करें, नेता जो पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं आया, कोई भी नया विचार नहीं है, ये जो पार्टी है उनके पास विचार का अभाव है। नेक्स्ट मूव करें, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी इस बार बजट में कुछ भी एलोकोट नहीं किया गया है, जो कि सही नहीं है। फिर बात करेंगे अखिलेश यादव, बोल रहे हैं कि महाकुंभ में जो भगदड़ मचा, वहां पर जो लोगों की जान गई, उसके सही आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है, तो इस बजट का क्या मतलब है। नेक्स्ट मूव पर यही है दुलारी देवी, बीपीएससी 71 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बीपीएससी जो 70 का जो आपका एग्जाम है मेंस का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है। तो अच्छे से टॉपिक को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह भी अगर होता है, बुक्स वगैरह है, उसको भी पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दुलारी देवी क्या है, तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, और ये जो है ना मधुबनी पेंटिंग में पारंगत है। देखिए दो चीज़ है, एक यहाँ पर देख रहे हैं कचनी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं भरनी, ये दोनों शैली जो है ना हमारा मधुबनी पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। रंग भरने की जो कला है ना उसको भरनी बोलते हैं, और जो रेखाचित्र जो आप ड्रॉ करते हो ऐसे से बना के मधुबनी पेंटिंग, तो उसको बोलते हैं कचनी, याद रखेंगे आप। और ये वही कहानी है जो आप बजट में आप देखोगे पेश करते हुए, जो हमारी वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहना, इन्होंने ही भेंट किया था और इनसे अनुरोध किया था कि आप बजट के दिन पहनिएगा, उन्होंने पहना। तो ये बिहार के लिए गौरव का बात होता है। और नेक्स्ट पर यहाँ पे ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछ लेता है। अभी यहाँ पे एक दुर्घटना हो गया अमेरिका के फिलाडेल्फिया, ये जगह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहां पे लोग लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है, बहुत लोग घायल हो गए। वहां पर ट्रेन जो है ना, माफी ट्रेन नहीं, प्लेन क्रैश कर गया है। एक मेडिकल जो प्लेन होता है वो प्लेन क्रैश कर गया। तो जगह कौन सा है, अमेरिका का फिलाडेल्फिया। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए अमेरिका जैसा डेवलप कंट्री अगर इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है, अगर इस तरह की घटनाएं हो जा रहा है ना, तो पूरा देश में एक मैसेज आता है कि हमें जो है ना और भी बेहतर कार्य करना होगा। सिर्फ डेवलप मात्र हो जाने से हमारी दुर्घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ उससे जो नुकसान होता है उसको जरूर कम किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आज का वीडियो मुझे लगता है कि आधे घंटे में चला जाएगा, आधे घंटे का हो जाएगा। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, इसको याद रखिएगा, अफीम वाला एरिया है, भारत से सटा हुआ है।
कोल माइंस, जो कोल का जो इंडस्ट्री है हमारे भारत में, जो माइनिंग है, बिहार, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, कोरबा वाला पूछ लेता है। फिर यहाँ पे नीलगिरी का लोकेशन याद रखिएगा, ये वही नीलगिरी है जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न जो है आके मिलता है घाट। पोर्ट के बारे में बीपीसी ने इस वक्त चेन्नई पोर्ट के बारे में पूछ लिया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहाड़ है, K2 हो गया, नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया, मेहर हो गया, इसके बारे में पूछ लेता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, मणिपुर, बांग्लादेश, ये म्यांमार किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ना, अच्छे से मैप का स्टडी कर लीजिएगा। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। और हाँ, एक सप्ताह जो हमारा एब्सेंट हुआ ना, जो हम वीडियो नहीं बना पाए, और बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया सर कब से वीडियो स्टार्ट होगा, आप रेगुलर बनाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सीरियस है, तो आपको बता दें, आश्वस्त कर देते हैं कि जो भी गैप हुआ ना उसको हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। जैसे आज का पेपर था तो हम कल का भी पेपर इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो ऐसे करके मेकअप हो जाएगा। और हाँ, जो हमारा पुराना जो वीडियो है ना जनसत्ता का, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होता है। तो कॉन्सेप्चुअल कभी पुराना नहीं होता है, फैक्ट थोड़े से हो जाते हैं धूमिल, लेकिन आप लोग सब सारे वीडियो को देखिएगा, आप बहुत काम करेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही पैटर्न को पकड़ के हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे एमएसपी के बारे में, तो एमएसपी के बारे में क्या होगा, कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 23 फसल होता है, कौन सी संस्था इसको जारी करती है, कौन सिफारिश करती है, तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, वो आपको करंट अफेयर में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो लगभग सारे कुछ हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे कि इतना दिन गैप होने के पीछे कारण ये था कि हम जो है ना थोड़ा कुंभ मेला गए हुए थे, तो उसमें समय लग गया। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, और वहाँ से आने के बाद एक सकारात्मक जो एनर्जी के साथ यहाँ पर आए हैं, और तुरंत हम लोग जो है ना वीडियो बना के अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो है को एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।